हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की हिंदी, जिसका टॉपिक है भाषा। तो आज हम भाषा के बारे में जानेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है, और अगर इंडिया की हमारी बात करें तो क्या है? इंडिया की राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी का उदय कहाँ से हुआ। तो ज्यादा हम डीप नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर बताएंगे, क्योंकि हमें डीएलएड का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो डीएलएड के हिसाब से ही बताएंगे। ठीक। तो हिंदी कहाँ से आई? तो सबसे पहले सबसे पुरानी प्राचीन भाषा क्या है? तो हम कहेंगे संस्कृत। संस्कृत क्या है? सबसे प्राचीन भाषा है। सबसे प्राचीन भाषा। इसे देव भाषा या देववाणी भी कहते हैं। देव भाषा कहते हैं। ठीक। संस्कृत के बाद आई हमारी पाली। संस्कृत के बाद क्या आई? पाली। संस्कृत में जो क्या होता था, ऋषि मुनि सब वेद वगैरह लिखते थे, वेद उपन्यास, तो वो संस्कृत में ही लिखा गया। पाली क्या है? उस संस्कृत से निकली है पाली। और पाली का प्रचार प्रसार या फिर इसका उदय किसने किया? तो हम कहेंगे महात्मा बुद्ध ने। पाली का प्रचार सबसे ज्यादा किया था महात्मा बुद्ध ने। पाली के बाद आई हमारी प्राकृत। प्राकृत, इसका प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा किसने किया? तो महावीर स्वामी जी। स्वामी ने। प्राकृत के बाद प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश। अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या है? इसे पुरानी हिंदी के नाम से जानते हैं। पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी। तो अपभ्रंश के बाद आई हमारी हिंदी, जो अब हम बोलते हैं। ठीक है। तो हिंदी क्या है? हमारी भाषा। तो सबसे प्राचीन भाषा क्या थी? संस्कृत। संस्कृत से क्या आई? पाली। पाली के बाद प्राकृत। प्राकृत के बाद अपभ्रंश। फिर अपभ्रंश से निकल के आई हमारी हिंदी। हिंदी क्या है? एक भाषा है। ठीक। तो हम इसको हटा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक ही है क्या? भाषा। भाषा। भाषा की परिभाषा क्या है? तो हम जिस माध्यम से अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? तो भाषा कहते हैं। भाषा क्या हो? जैसे हम बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो कैसे पढ़ा रहे हैं? भाषा का इस्तेमाल करके। तो क्या है, हमारे मन में कोई बात चल रही है, दिमाग में कुछ भी विचार चल रहा है, तो उसको व्यक्त करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? तो भाषा की जरूरत पड़ती है। अब भाषा चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, जहाँ की जो भाषा है, तो उसी के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है। ठीक। तो परिभाषा देखते हैं। हम जिस माध्यम से हम जिस माध्यम से अपने मन के भाव विचारों विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। ठीक। तो जिस माध्यम से अपने भाव और विचारों को व्यक्त किया जाता है, वही माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक। तो अब बात आती है भाषा के प्रकार। तो भाषा के कितने प्रकार हैं? हम जैसे हमें अपने मन के भाव को व्यक्त करना है, तो हम कितने प्रकार से व्यक्त करते हैं? तो भाषा का कोई माध्यम होगा ना, कितने माध्यम से व्यक्त करेंगे भाई? तो हम क्या करेंगे? जैसे किसी का मतलब मान लो किसी की तारीफ करनी हुई, तो क्या कहेंगे? या तो लिख के कहेंगे, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ठीक, लिख देंगे आप बहुत अच्छी लग रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा? लिखित भाषा। ठीक। और किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं? बोल के। लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट बोल देंगे आप बहुत अच्छी लग रही हैं। तो ये क्या है? ये है मौखिक भाषा। ठीक। और अगर हम नहीं बोलना चाहते, नहीं लिखना चाहते, तो इशारों में भी कर सकते हैं। उसे ही कहते हैं सांकेतिक भाषा। इशारों में कैसे? जैसे बोलना हुआ, आप बहुत अच्छे लग रही हैं, तो क्या? ठीक। तो इशारों में भी क्या होता है? हम अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। पर अगर पूछे मूलतः मतलब मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो हम केवल दो बताएंगे, लिखित और मौखिक। ठीक है।
तो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कुल कितने माध्यम से हम व्यक्त कर सकते हैं? तो अगर कुल की बात करें, कुल माध्यम, तो 3 माध्यम, और अगर मुख्य रूप से पूछे तो 2 माध्यम। तो पहला क्या है? तो हम कहेंगे लिखित भाषा, लिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं, लिखित भाषा। दूसरा क्या है? तो दूसरा हम कहेंगे मौखिक, बोलकर, मौखिक भाषा। तीसरा क्या होता है? सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल तो उतना हम ज्यादा करते नहीं, ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है? लिखित और मौखिक का। तो अगर एग्जाम में पूछे कि मुख्य रूप से कितने होते हैं, तो हम 2 बताएंगे, और अगर कुल पूछ लिया, कुल कितने माध्यम होते हैं भाषा के, तो हम कहेंगे 3 होते हैं। ठीक, तो लिखित, मौखिक, सांकेतिक। लिखित में क्या होता है? डायरेक्ट यही लिखते चलिए, क्या? अपने विचारों, अपने मन के विचारों या फिर अपने विचारों व भाव को लिख कर व्यक्त करना, लिख कर व्यक्त करना क्या कहलाता है? लिखित भाषा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपने भावों व विचारों को, वही सेम लिखना है, अपने भाव व विचारों को बोलकर, बोलकर व्यक्त करना। ठीक, अपने भाव और विचारों को बोलकर व्यक्त करना। इसको क्या लिखेंगे? इशारों से व्यक्त करना। लो भाई, इशारों से व्यक्त करना। तो इसका यूज तो है नहीं, बस जानते रहिए कि कुल तो 3 होते हैं, पर मूल रूप से 2 ही होते हैं। अपने विचारों और भाव को लिख कर व्यक्त करना तो लिखित भाषा, अपने भाव और विचारों को बोल कर व्यक्त करना तो मौखिक भाषा। ठीक, आगे देखिए, देखिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? भाषा पढ़ रहे हैं, भाषा। तो भाषा की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई, मतलब हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करेंगे, पर वो भाषा किससे बनी होगी? तो वर्णों से, फिर पद, फिर शब्दों से, शब्दों से, पद से पूरा वाक्य बन जाता है एक। तो सबसे छोटी इकाई होती है क्या? तो हम कहेंगे वर्ण। तो आज हम भाषा के बारे में जान लिए थोड़ा, कितने प्रकार के होते हैं। तो भाषा के बाद हमें तुरंत क्या पढ़ना है? वर्ण, वर्ण पढ़ना है। ठीक, वर्ण। तो क्या कहेंगे? वर्ण किसे कहते हैं? लिख लो, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो बात आती है सबसे छोटी इकाई मतलब कितनी इकाई होती है? तो लिख लो, भाषा की कितनी इकाई होती है? भाषा की कुल इकाई। तो भाषा की कुल 4 इकाइयां होती हैं। कौन कौन सी? तो हम कहेंगे वर्ण, फिर शब्द, फिर पद, उसके बाद वाक्य। ठीक, क्या है? वाक्य। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई तो हम कहेंगे वर्ण है। बात आती है सबसे बड़ी इकाई तो तब क्या है? तो वाक्य है। ठीक, तो वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, शब्दों से पद, और पद से मिलकर एक बड़ा वाक्य बनता है। ठीक, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहेंगे, और सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? तो हम कहेंगे वाक्य। ठीक, इसको हटा दे रहे हैं। तो वर्ण की संख्या कितनी होती है? वर्ण की संख्या कितनी है भाई? वर्णमाला में बताइए, वर्ण की संख्या कितनी है? तो वर्णों की संख्या है 52। वर्णों की संख्या है 52। तो इसमें क्या है? कुछ स्वर भी हैं, कुछ स्वर हैं। तो स्वर की संख्या हिंदी में 11 होती है स्वर। कुछ व्यंजन भी है, व्यंजन है, आयोग है। तो आयोग वा, इनकी संख्या कितनी है? 2 है। फिर एक उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या फिर इसी को बोलते हैं द्विगुण। इनकी संख्या कितनी है? तो 2 है। ठीक,
और क्या बच गया? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। ये जोड़ लो सब, कितना होगा? 11, 33, 44, 2, 46, 48, 48 4 कितना होगा? 52। 52। तो वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या हम कहेंगे 52 है। 52 वर्णों की संख्या 52, जो ऐसे बटी हुई है। स्वर 11, व्यंजन 33, अयोगवाद 2, उत्क्षिप्त द्विगुण 2, संयुक्त व्यंजन 4। ये सब तो आप जानते ही होंगे। संयुक्त क्या होते हैं? चौतरंग, अयोगवाद, अंग, 11 ये क्या? ये सब 33 पक्का गगा सब जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? टोटल 52 वर्ण होते हैं। हमने हिंदी, इसका टॉपिक था भाषा और वर्ण, हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।